कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, कल्पना हमें अक्सर उन दुनियाओं में ले जाएगी जो कभी थी ही नहीं, लेकिन इसके बिना हम कहीं नहीं जाते। और आज की हमारी चर्चा कुछ ऐसी ही है, महत्वाकांक्षा और बदलते यथार्थ के बीच। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान में आयनी एयरबेस से भारत की वापसी की। और हमारी ये पूरी चर्चा द प्रिंट में छपे एक विस्तृत लेख पर आधारित है। ये विषय देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, खासकर जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिहाज से। बिल्कुल। और आम लोगों के लिए भी ये भारत की विदेश नीति और सेंट्रल एशिया की जो उलझी हुई भू राजनीति है उसे समझने में मदद करेगा। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है आज? यही समझना कि भाई ये वापसी हुई क्यों, इसके रणनीतिक मायने क्या है, और ये भारत की जो शक्ति दिखाने की क्षमता है या महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके बारे में क्या बताता है। सही कहा, क्योंकि आयानी बेस, जिसे गिस्सार मिलिट्री एरोड्रोम भी कहते हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो भारत का पहला और शायद एकमात्र वास्तविक विदेशी सैन्य अड्डा था। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये आयानी बेस भारत के जो दूसरे विदेशी इंतजाम हैं उनसे अलग कैसे था। मतलब हम सुनते हैं कि कहीं छोटी टुकड़ी है, कहीं एक्सेस मिल गया है जी। या जैसे पीस कीपिंग मिशन में अस्थायी ठिकाने होते हैं। हाँ। तो आयानी खास कैसे था? देखिए, जब हम कहते हैं विदेशी बेस तो दिमाग में अक्सर अमेरिका वाला मॉडल आता है ना, उसके हिसाब से। जैसे जर्मनी या जापान में। बिल्कुल। जहाँ उनकी पूरी कमान होती है, उनके कानून चलते हैं, एक तरह का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंट्रोल होता है। सही। भारत का तरीका इससे काफी अलग रहा है। ज्यादातर हम एक्सेस सुविधाओं या छोटी टुकड़ियों तक ही सीमित रहे हैं। हाँ, जहाँ हमारे लोग मेजबान देश के साथ मिलकर उनके नियमों के तहत काम करते हैं। हमारी अपनी संप्रभुता नहीं होती वहाँ। जैसे मॉरिशस का उदाहरण है, वहाँ हमारी उपस्थिति है लेकिन कंट्रोल मॉरिशस का है। ये एक साझा व्यवस्था है। जी। और युद्ध या खास मिशन जैसे 71 में बांग्लादेश या श्रीलंका में आईपीकेएफ, वो एक अलग बात थी, वो अस्थायी थे। यहीं पर आयनी का अनूठापन था। ये सिर्फ एक्सेस नहीं था, ये एक समर्पित भारत द्वारा विकसित किया गया विदेशी बेस था। इसीलिए इसे वास्तविक बेस कहा जा रहा है। अच्छा। इसका प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। ये भारत की उस इच्छा का प्रतीक था कि हम अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर एक अहम इलाके में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इरादा था, एक बयान था कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। तो फिर सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे बनाया क्यों गया? इसकी कहानी, जैसा आपने कहा, 9/11 के बाद के दौर से जुड़ती है। दुनिया बदल रही थी, नए समीकरण बन रहे थे। हाँ, और उस वक्त 2002 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और कई रणनीतिक विचारक थे जो कह रहे थे कि भारत को अब उपमहाद्वीप से बाहर निकलकर सोचना होगा। बिल्कुल। और ताजिकिस्तान के साथ आयनी बेस का समझौता उसी सोच का नतीजा था। लेकिन इसका एक और एंगल है, कारगिल युद्ध। हाँ, 1999 का कारगिल युद्ध। कारगिल समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि हमारी खुफिया जानकारी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में काफी कमियां थीं। पाकिस्तान पर नजर रखने में दिक्कतें आईं। सही बात है। और मध्य एशिया में, खासकर ताजिकिस्तान में, एक फॉरवर्ड बेस बनाना इस कमी को दूर करने और भारत को एक रणनीतिक गहराई देने के तरीके के तौर पर देखा गया। तो ये सिर्फ राजनीतिक इच्छा नहीं थी, इसके पीछे ठोस रणनीतिक कारण थे। जी हाँ, बिल्कुल। कारगिल ने दिखा दिया था कि सिर्फ पश्चिमी सीमा पर बढ़त काफी नहीं है, इंटेलिजेंस और निगरानी कितनी जरूरी है। आयनी को पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रखने के लिए एक अहम लिसनिंग पोस्ट की तरह भी देखा जा रहा था। और अफगानिस्तान? हाँ, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था उस पर सीधी नजर रखने की क्षमता भी मिलती। तो ये कई मकसदों को पूरा कर रहा था, पावर प्रोजेक्शन, निगरानी और रणनीतिक गहराई। और इसके लिए भारत ने अच्छा खासा पैसा भी लगाया। हाँ, करीब $70 मिलियन। भारतीय वायुसेना और बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन दोनों ने मिलकर दुशांबे के पास इस पुराने सोवियत एयरबेस को पूरी तरह से नया रूप दिया। क्या क्या बनाया गया था वहाँ? एक लंबा करीब 3200 मीटर का रनवे जो लगभग हर तरह के विमानों के लिए ठीक था। नए हैंगर्स, फ्यूल डिपो, रिपेयर की सुविधाएं, मतलब पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया उसे।
तो ये सिर्फ कोई मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये भारत की गंभीरता दिखाता था। और इसकी लोकेशन हाँ, वो भी तो बहुत अहम थी। बहुत ज्यादा। ये वाखान कॉरिडोर के ठीक पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हवाई दूरी में सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था। अच्छा, और अफगानिस्तान की सीमा भी पास ही थी। जी, इसका मतलब था कि भारत अब हिमालय के पश्चिम में बिना पाकिस्तान के एयर स्पेस या रास्तों पर निर्भर हुए ऑपरेट कर सकता था। ये एक बड़ी बात थी। इसीलिए उस समय कई लोग इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। हाँ, ऐसा लगा कि भारत ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। अफगानिस्तान पर नजर, पाकिस्तान का मुकाबला और मध्य एशिया की उस पॉलिटिक्स में एंट्री जहां रूस और चीन का दबदबा था। और यहीं पर ताजिकिस्तान की अपनी अहमियत सामने आती है। हाँ। ये देश भले ही छोटा और आर्थिक रूप से कमजोर हो। हाँ, लैंडलॉक्ड है, गरीब है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे नजदीक सेंट्रल एशियाई देश है। और इसकी सीमाएं चीन और अफगानिस्तान दोनों से मिलती हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये एक तरह का चौराहा बन जाता है जहां कई बड़ी ताकतों के हित टकराते हैं। जैसे रूस का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा वहीं है। वो इसे अपने निकट विदेश का हिस्सा मानता है, और CSTO जो उनका सुरक्षा संगठन है, उसके लिए ये एक फॉरवर्ड पोस्ट है। और चीन के लिए ये उनके BRI प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, और शिनजियांग प्रांत के लिए एक बफर जोन भी, ताकि अफगानिस्तान की अस्थिरता वहां न फैले। चीन ने वहां भारी निवेश भी किया है। तो इस भीड़ भरे मैदान में भारत की मौजूदगी। हाँ, भारत की उपस्थिति चाहे सीमित ही थी, उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत था। ये दिखाता था कि इस क्षेत्र में सिर्फ रूस और चीन ही नहीं है। भारत ने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश भी की होगी। जी बिल्कुल, खासकर जब 2017 में भारत SCO का पूर्ण सदस्य बना। उसके बाद नई दिल्ली ने दुशांबे के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी गए, 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद गए। कोशिश यही थी कि आईनी को बचाया जा सके। लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। लगभग 2 दशक बाद आईनी का ये अध्याय बंद हो गया। हाँ, 2021 आते आते ताजिकिस्तान ने भारत को बता दिया कि लीज आगे नहीं बढ़ेगी, और भारत को अपना सामान और लोग वापस बुलाने पड़े। अक्टूबर 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई, जैसा कि द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, इसमें कोई शक नहीं। तो अब सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? रिपोर्ट्स तो साफ तौर पर रूस और चीन के दबाव की बात करती हैं। जी हाँ, माना यही जाता है कि इन दोनों देशों ने मिलकर ताजिकिस्तान पर दबाव बनाया। उनकी नज़र में भारत की मौजूदगी उनके प्रभाव क्षेत्र में, जिसे वो अपना बैकयार्ड समझते हैं, एक बाहरी ताकत का दखल था। यहाँ रूस और चीन की आपसी केमिस्ट्री समझना जरूरी है। रूस के लिए तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? भारत की मौजूदगी तो पश्चिमी असर को कम कर सकती थी। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद हालात बदल गए हैं। रूस अब पश्चिम से टकराव के चलते चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। अच्छा। इस निर्भरता ने रूस की अपनी आज़ादी कम कर दी है। अब वो चीन के साथ मिलकर चलने वाली एक यूरेशियाई व्यवस्था को मानने पर मजबूर है, भले ही वो उसे पूरी तरह पसंद न करे। ऐसे में चीन की आपत्तियों को नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल था। और चीन का क्या स्टैंड था? उनके लिए तो मामला सीधा था। बीजिंग के लिए हाँ, करना बिल्कुल सीधी थी। ताजिकिस्तान में उनके बड़े हित हैं, शिनजियांग की सुरक्षा, BRI कॉरिडोर, पामीर क्षेत्र में प्रभाव। तो उन्हें कोई और सैन्य मौजूदगी गवारा नहीं थी? बिल्कुल नहीं, खासकर भारत जैसी ताकत की। शिनजियांग के इतने करीब एक भारतीय एयरबेस उनके लिए हमेशा से एक कह सकते हैं कांटा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी डिप्लोमेसी ने ये बात दुशांबे को साफ कर दी थी। ये पूरा मामला रूस, भारत, चीन यानी RIC वाले ग्रुप पर भी सवाल उठाता है। हाँ बिल्कुल, मॉस्को अक्सर RIC को पश्चिम के खिलाफ एक संतुलन के तौर पर दिखाता रहा है। सिद्धांत में ये तीनों बड़ी ताकतों के सहयोग का मंच है। लेकिन आईनी मामले से लगता है कि असल में ऐसा है नहीं। जी, जब रूस और चीन के हित एक हो जाते हैं तो भारत के लिए इस ग्रुप में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। ये दिखाता है कि इस तरह के मंचों का वास्तविक रणनीतिक तालमेल बहुत कम है। तो ये भारत को सोचने पर मजबूर करेगा कि RIC जैसे मंचों पर कितना भरोसा किया जाए, खासकर क्वाड जैसे ग्रुप्स की तुलना में। निश्चित रूप से। और ये हमें एक और दिलचस्प बात की तरफ ले जाता है, जिसे कुछ लोग बहुसदस्यीय कूटनीति का मिथक कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? देखिए, सेंट्रल एशिया के देश अक्सर दावा करते हैं कि वो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं। मतलब वो रूस, चीन, पश्चिम, भारत, तुर्की सबके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, सुना है। लेकिन अयानी मामला दिखाता है कि इस बैलेंस की सीमाएं हैं।
ताजिकिस्तान का ही उदाहरण लें, वो इस क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से है। हाँ, आंकड़े भी यही बताते हैं। जी, ranking.kz जैसे स्रोत बताते हैं कि गरीबी सबसे ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। हकीकत ये है कि उनकी सुरक्षा रूसी सैनिकों पर टिकी है और अर्थव्यवस्था चीनी कर्जों और निवेश पर। तो जब ये दोनों बड़े देश एक बात पर सहमत हो गए, तो ताजिकिस्तान जैसे छोटे देश के पास अपनी मर्जी चलाने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। मल्टीवेक्टर डिप्लोमेसी तभी चलती है जब बड़ी ताकतें बंटी हुई हों। जब वो एक हो जाए तो छोटे देशों के लिए संतुलन साधना नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो एक कड़वी हकीकत है। बिल्कुल। और आईएनई के बंद होने का एक और मतलब है, ये दिखाता है कि आज की दुनिया में मिलिट्री बेस बनाने का तरीका भी शायद बदल रहा है। कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स जैसे एंड्रू यो और इसाक कार्डन अपनी नई किताब में तर्क देते हैं कि अब शायद बड़े पारंपरिक बेस उतने अहम न हो। वो हाइब्रिड बेसिंग की बात करते हैं, जैसे ड्यूल यूज पोर्ट, छुपी हुई निगरानी सुविधाएं, रोटेशनल एक्सेस। मतलब स्थायी बड़ी सेना रखे बिना पहुंच बनाए रखना। हाँ, लेकिन उनका मूल तर्क ये भी है कि फिजिकल उपस्थिति चाहे छोटी ही क्यों ना हो, आज भी मायने रखती है। वो आपको दृश्यता, पहुंच और प्रतिक्रिया की क्षमता देती है। और आईएनई में भारत की मौजूदगी यही काम कर रही थी। अब उसका ना होना एक खालीपन छोड़ गया है, सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ऑपरेशनल भी। सही कहा। और चिंता यह है कि इस खालीपन को भरने के लिए शायद चीन जैसी दूसरी ताकतें आगे आ जाएं। और ये ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद उस क्षेत्र में प्रभाव के लिए नई दौड़ शुरू हो गई है। बिल्कुल। ऐसे में अफगानिस्तान के ठीक पड़ोस से भारत का हट जाना रणनीतिक रूप से ठीक नहीं है। एशियानी से हमें जो इंटेलिजेंस और पहुंच मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। ये घटना भारत की जो पूरी सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उस पर भी सवाल खड़े करती है। हमने 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की घोषणा की थी। हाँ, चाबहार पोर्ट, INSTC कॉरिडोर, इनकी बहुत बातें हुई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हमारा जुड़ाव अभी भी कमजोर और बिखरा हुआ सा लगता है। एशियानी का हाथ से निकल जाना ये दिखाता है कि अगर भारत सच में यूरेशियाई शक्ति बनना चाहता है तो सिर्फ इरादे काफी नहीं है, लगातार संसाधन, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक दृढ़ता भी दिखानी होगी। नीतियां बनाना एक बात, उन्हें बनाए रखना दूसरी। तो कुल मिला के आज की चर्चा का निचोड़ क्या है? एशियानी बेस भारत का एक अनोखा और महत्वाकांक्षी कदम था, उसका एकमात्र वास्तविक विदेशी बेस। जी, और इसका अंत कई चीजें दिखाता है। बदलता हुआ भू राजनीतिक माहौल, खासकर रूस चीन का करीब आना। दूसरा, छोटे देशों की मल्टीवेक्टर डिप्लोमेसी की सीमाएं। भारत सेंट्रल एशिया में अपनी रणनीतिक गहराई और प्रासंगिकता कैसे बनाए रख सकता है? क्या वो हाइब्रिड मॉडल कोई रास्ता है? हो सकता है, या फिर क्या कूटनीति, आर्थिक निवेश या क्षेत्र की दूसरी ताकतों के साथ और गहरा सुरक्षा सहयोग करके उस खालीपन को भरा जा सकता है? ये सिर्फ एक सामरिक सवाल नहीं है, ये भारत की भविष्य की यूरेशियाई रणनीति की दिशा तय करेगा। और ये भी कि वो RIC जैसे मंचों और क्वाड जैसे ग्रुप्स को कैसे देखता है। बिल्कुल। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों और सामान्य जानकारी में रुचि रखने वाले सभी सुनने वालों के लिए, अगर आपको हमारी ये चर्चा जानकारी पूर्ण लगी, उपयोगी लगी, तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, अगर आपके मन में इस विषय पर कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दे सकें। द डीप डाइव की आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।